नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। उसके बाद फिर हम एक टॉपिक कराएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति जरूर पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। आप जानते हैं मेरठ से हुई थी 10 मई 1857। और जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 34वीं रेजिमेंट से। और वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका क्या प्रतीक था। 1857 की क्रांति का कमल और रोटी था। और वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो एनफील्ड राइफल्स था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी कि उन्होंने मना कर रहे थे। सुअर की और गाय की चर्बी मिला के देते थे कारतूस में, उसे मतलब मुंह से खींचना पड़ता था। 1800 जो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों को प्रभावों ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया था। और अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। और 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था, याद रखिएगा। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी कि सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से? अवध से। अगला देखिए, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। यह महिला थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? यूरोज के साथ हुआ था। यूरोज के साथ हुआ था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे। अगला देखिए, फैजाबाद, जो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे, किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये थे मौलवी अब्दुल्लाह थे। ये फैजाबाद के मतलब नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ये तात्या टोपे थे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। अब अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी। दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां के नेतृत्व में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय अंग्रेज कौन थे? निकोलस हडसन। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। उस समय इन लोगों ने ही नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये बिहार से संबंधित थे। और बरेली खान बहादुर खां और फतेहपुर अजीमुल्ला। अंग्रेज वाला तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक पूछा जाता है कि जो जनरल हीरोज थे और रानी लक्ष्मीबाई के मध्य जो युद्ध हुआ था, इन्हीं दोनों को पूछा जाता है। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था बहादुर शाह जफर को। अगला देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण
में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, जब इलाहाबाद आई थी महारानी विक्टोरिया उसी समय। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग द्वारा किया गया था? पील आयोग के द्वारा भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, पील आयोग द्वारा। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग था उस समय, उन्हीं को बनाया जाएगा। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब अंग्रेजों का आलोचक था। इन्होंने ही अपने आँखों से मतलब कि 1857 की क्रांति देखा था, पूछा जाता था। और भारत के शिक्षित और मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। तो 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने ही सहायता किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीडी सावरकर ने। इन्होंने ही कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार। इसको भी आप नोट करिएगा। अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यशवंत सेन था। यशवंत सेन सरकारी इतिहासकार थे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आप नोट करिए। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखे गए था। 1857 जो 1857 की क्रांति यशवंत सेन इन्हीं सरकारी इतिहासकार थे। और सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 18। अगला देखेंगे, जो एक पुस्तक का नाम है रेबेलियन 1857, पीसी जोशी के द्वारा यह लिखा गया था। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह लिखित पुस्तक है। अब अगला देखेंगे, जो अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है और कुछ ने क्या कहा है वही सब देखेंगे। इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सेन, इन्होंने ये सरकारी इतिहासकार थे। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। पहला यह कथन इनका है। अशोक मेहता ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और बी.डी. सावरकर ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इनका आप जरूर याद करिएगा। आरसी मजूमदार, तथा कथित है प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और सर जॉन लॉरेंस ने यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। बेंजामिन डिजरायली ने 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इन्होंने ही कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी आर होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है, आप लोग जरूर नोट करिएगा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। यह ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। दोस्तों यह लगभग 100 क्वेश्चन था, आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, एक नहीं 2 बार आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम फिर से आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसको हम कराएंगे। एक क्वेश्चन
अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले इनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुआ था? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। आप लोग ऐसे हम कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, दिक्कत है नहीं, हम इसको हम कराएंगे। आप लोग पहले इतना तैयार करिए, उसके बाद हम। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक प्राथमिक भर्ती के लिए आधुनिक इतिहास, जो बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, उसी से आज हम इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि बिहार में आप चाहे बीपीएससी का कोई भी प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज उसी के संबंधित कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले यूरोपी कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला देखिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा द्वारा। भारत पर आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहां जमोरी ने उनका स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? अभी वही बताया ना, जमोरिन ने, वहाँ का स्थानीय शासक था। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन यानी कोच्चि, वर्तमान समय में कोच्चि इसका नाम है, जो केरल में स्थित है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, जो भारत में नियुक्त होकर आया था 1505 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। मतलब तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की जन्मदाता अगर पूछा जाए या श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 ईस्वी में हुई थी। और हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अगला देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे भारत की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, याद रखिएगा। और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से होकर जो भारत आए थे वास्को डी गामा, सबसे पहले खोज इन्होंने ही किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। जो पुर्तगाली का एक वायसराय था, नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में ही पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय गोवा बनाया गया था। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा कॉपलेट पद्धति प्रारंभ की थी। अगला देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन थे? डच आए थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जिसे वर्तमान समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले कौन थे? डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहा जाता है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आए थे, जिसे एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था पुर्तगालियों का। ये पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आए थे, कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन के थे, आप सभी जानते हैं। 1600 ईस्वी में भारत आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। और अगला देखिए, फिर आए थे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे लोग। 1602 ईस्वी में आए थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। और डेनिश इसके बाद आए थे
ये डेनमार्क के थे। ये लोग डेनमार्क के थे, 1616 में आए थे। त्रावणकोर में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंडस ओरिएंटलेस कंपनी का नाम था। ये फ्रांस के थे। 1664 ईस्वी में आए थे। इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और पुर्तगालियों का आगमन का मतलब यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी क्रम पूछा जाता था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। और यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1458 ईस्वी में प्रवेश किया। बाद में सबसे अंत में 1961 में भी यही गए। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली ही। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा यह प्राथमिकता दी गई थी। मसाला निर्यात न करके उन्होंने कपड़ों का निर्यात की प्राथमिकता दी थी डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने ही आरंभ की थी संयुक्त पूंजी कंपनी। अब वर्ष से 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेदरा का युद्ध पूछा जाता कब हुआ था? 1759 में। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? आप जानते हैं कि 1600 में अकबर ही थे। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हाकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम यानी 1611 ईस्वी में और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फारूक सियर के द्वारा यह जारी किया गया था। जो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। तो जो चार्ल्स द्वितीय थे 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर है उनके संस्थापक कौन है? जैसे कलकत्ता शहर की स्थापना पूछा जाता है किसने किया? जॉर्ज चार्नॉक ने। मद्रास का फ्रांसिस डी ने। नई दिल्ली का एडवन लुटियस हर्बर्ट बेकर ने। और बम्बई का गेराल्ड अंगियार ने किया था। आप इन्हें नोट करके रखिएगा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन था? बिहार था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम था वह कहाँ से प्राप्त करते थे? बिहार राज्य से। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। आप याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी फ्रांसीसी फैक्ट्री। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फोर्ट लुई द्वारा एक किला बनवाया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। यानी पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने।
और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों को। एक वांडीवास, एक बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, एक संधि हुई थी एक्सला सैफिल की संधि, जो 1748 ईस्वी में हुई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच के हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, जो 1717 से 1727 तक उसका शासनकाल रहा। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। और बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मतलब बंगाल के एक गवर्नर थे अली वर्दी खां, उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल एक घटना थी जिसमें अंग्रेजों के एक कमरा में बंद करके उसी में घुसा दिया गया था। लगभग 100-150 अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी। 10 बाई 10 के कमरे में भूसा की तरह भर दिया गया था। और 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह संधि हुई थी। अली नगर की संधि 1757 हुई थी। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। और 1756 में ब्लैक होल घटना घटी थी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। यानी 1757 के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश मतलब वर्चस्व में आ गई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, मुगल बादशाह कौन था उस समय? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर द्वितीय। इन्होंने ही विश्वासघात किया था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। अब प्रमुख कुछ घटनाएं जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, प्लासी का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है 23 जून 1757 याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध ये भी याद रखिए क्योंकि हम लोग बिहार का परीक्षा दे रहे हैं तो बक्सर बिहार में ही स्थित है, इसलिए इसको भी याद रखना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को, और बनारस की संधि एक हुई थी 1773 ईस्वी में। अब अगला देखिए, वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? मीर कासिम को। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था उस समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, फिर बंगाल के नवाब नमजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, उसी में इन तीनों राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, जैसे राज स्थापना काल और संस्थापक, बंगाल का
स्थापना 1717-1727 इसकी स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा। हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क के द्वारा चिनकिलिस खां जिसे कहा जाता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां और अवध भी शहादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा। जयपुर का सवाई राजा जयसिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। रोहिल का पठान जो है मोहम्मद खां बंगस द्वारा किया गया था। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को, जो 1799 ईस्वी से हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुरचकिया मिसल थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से वह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन पूछा जाता है, यह किसका है? वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में जो हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़क सिंह हुआ था। जो खड़क सिंह था वही महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ। कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि पूछा जाता है 1665 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि पूछा जाता है 1782 में हुई थी। देवगांव की संधि 1809। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। और पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि 1809 में। और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज को मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को एक चिलिया वाला युद्ध हुआ था। आप ध्यान से देखिएगा, यह चिलिया वाला युद्ध है, ना कि जलिया वाला। यह 1849 ईस्वी में हुआ था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गप कर रहे थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख संप्रदाय के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था 18वीं सदी में। अब हम देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? जो अंग्रेज थे भारत में वास्तविक रूप से शासन करना कब शुरू कर दिए थे? इलाहाबाद की संधि जो 1765 हुई थी, उसी के दौरान से वो लोग शासन करना शुरू कर दिए थे। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे थे। सर इलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के पहले, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1774 में। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और अभी न्यायिक सेवा का किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे प्रथम ICS अधिकारी। कुछ आयोग और उसके गवर्नर जनरल। जो
एचिंसन आयोग था 1886 में इसका गठन हुआ था। इसके गवर्नर थे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। और इंसलिंगटन आयोग 1912 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय। ली आयोग 1923 में। रीडिंग के समय यही याद करना बस। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर जो भारत सरकार अधिनियम आया है उसी के अनुसार किया गया था ली आयोग के। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य सहायक संधि किसने शुरू किया था? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा और अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। व्यपगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला देखिए, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवधि का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के अनुसार अवधि का अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। अब कुछ राज्य जिन्होंने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने किया था: सतारा 1848 में, जैतपुर 49 में, संभल 1849 में, बघाट 50 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में, अवध 1856 में इन्होंने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने मिलाया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मैट्रिली इनेक्टिविटी की नीति किसने संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस ने यह नीति लाई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड IPC किसके कार्यकाल में नियमित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग का 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अस्थायी स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्र, ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार, देश, वर्ष और गवर्नर जनरल और वायसराय। नेपाल में वर्ष 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधिकार किया और सिंध में 1843 में लॉर्ड एलनबरो, भूटान में 1865 में लॉरेंस ने और बर्मा में 1885 में डफरिन ने वहाँ पर अधिकार किया था। अब ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था का चर्चा हम करेंगे दोस्तों। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में रेगुलर पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त हैं इंडिया टुडे के लेखक। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? JN टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कुटीर उद्योग के लिए। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावासाकी डाबर द्वारा यह कंपनी स्थापित किया गया था, बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी को। वर्ष 1855
में भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था कहाँ? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में 1855 में प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। बाद में प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? 1833 में। प्रथम चाय बागान की कब स्थापित हुआ? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. फड़क्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा। जो 1765 से 1772 का शासन काल था उसको इन्होंने डाकू राज बताया है। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ जो इम्पोर्टेंट है, 3 कठिया तो बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी अगर आपके पास 1 बीघा है उसमें से 3 बिस्सा में आपको नील की खेती करना है। 20 बिस्से में से 3 बिस्सा में आपको नील की खेती करना है, या 20 बीघा है तो 3 बीघा में आपको नील की खेती करना ही तो करना है। ददनी प्रथा, जो ददनी प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। यह ददनी प्रथा के रूप में होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, बस खत्म होने वाला है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। मालवाड़ी प्रथा होल्ट मैकेंजी ने 1822 में शुरू किया था। यानी अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में इसका विस्तार था। रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम समस्त ब्रिटिश भारत में और था। मालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसका विस्तार था। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा जो थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था 1820 में, यह सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो बिहार के शिक्षक तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप लोग इसको रिवाइज करके भी वीडियो देख सकते हैं। और हम शाम तक को आपको 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आधुनिक प्रेस और धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं बैठक, अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1780 में प्रकाशित हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। यह बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय यह पारित हुआ था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था? ब्लेजली ने। सेंसरशिप किसने लागू किया था? ब्लेजली ने। अल हिलाल, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अल हिलाल और अल बिलाल नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती थी? कलकत्ता में। अगला देखिए, बस 1878 में प्रेस जो वर्नाक्यूलर एक्ट था इसे लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। रिपन को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा।
पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया और शुभारंभ किसने शुरू किया था? यह होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। एक सामूहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। अगला देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम हिंदू समाचार पत्र कौन सा? हिंदू पैट्रियाट था, जो अंग्रेजी समाचार पत्र था, या प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारक नाथ दास ने यह प्रारंभ किया था। अगला देखिए, कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक और बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। समझ रहे हैं ना? जो कानपुर में एक प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र, उसी के माध्यम से जो विजय सिंह पथिक ने एक बिजौलिया आंदोलन था, वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था उस प्रताप समाचार के माध्यम से। और फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1835 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। अगला देखिए, 1861 में इंडियन मिरर, ये भी इम्पोर्टेंट है, नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसका संबंध है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से है। हरिजन पत्रिका गांधी जी से है। और लिटन वर्नर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1878 ईस्वी में। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1920 में लाहौर से उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंद घोष। एक वंदे मातरम लाला लाजपत राय उर्दू में प्रकाशित करते थे 1920 में लाहौर में, और ये अंग्रेजी में था, अरविंद घोष ने यह किया था। किस पत्रिका को वर्नर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर एक पत्रिका था, वही इस एक्ट का समर्थन दिया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियाट, जो भारतीय अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था, इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला देखिए, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया था? ये इम्पोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मराठी भाषा में केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। और ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जो कि हर पेपर में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला दोस्तों दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। सुधारवाद का आंदोलन का जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था? जो पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, उसका समर्थन किए थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, जैसे कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
यही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 1828 में किए थे। और अगला देखिए, जो ब्रह्म समाज था किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर था। सम्माद कौमुदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया। इन दोनों के संपादक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। सम्माद कौमुदी और मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय जी हैं। अगला देखिए, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? जो एकेश्वरवादी मत था ब्रह्म समाज के लिए था एकेश्वरवाद, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक आत्मीय सभा का गठन किए थे 1815 में। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय कौन था जानते हो? जो औरंगजेब का पुत्र था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाई गई थी, जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 वाला। और वर्ष 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही सब पूछा जाएगा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब जैसे कि ब्रह्म समाज में राम है पहला शब्द यानी ब्रह्म, तो इससे आप याद कर सकते हैं राम और ब्रह्म। समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और दया जो लिखा है इसमें देखिए, दया में पहले या आ रहा है तो इसमें भी या आ रहा है, तो इससे आप को रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन रहता है, याद तो रहता ही है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती ने। अब याद रहेगा हमको, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ब्रह्म समाज में जैसे उसमें माँ है और राम, राजा राम मोहन राय, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये पूछा जाता है कि यह नारा किसने दिया था। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना लिखी थी। यही पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक या किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। और यह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? सती प्रथा का समर्थन किस बंगाली नेता ने किया था? राधाकांत देव थे, इन्होंने ही समर्थन किया था। अगला देखिए, 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यमजी रनाडे को। यमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 1897 विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद स्वामी के द्वारा। 1893 में विवेकानंद स्वामी ने अमेरिका में एक विश्व धर्म संसद की बैठक हुई थी, उसी में इन्होंने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद यानी शिकागो जो अमेरिका में है, उसी में इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। अगला देखिए,
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता था। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? आड्यार, जो मद्रास में स्थित है। अगला देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? आड्यार यानी मद्रास है, तो रिपीट हो गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी विवियन डेरोजियो ये यंग बंगाल के या युवा बंगाल के आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। अगला देखिए, वर्ष 1851 में नौरोजी और हरदोंजी दादा भाई नौरोजी एशियन बंगाली आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाए स्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गोप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। अगला देखेंगे, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की था? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने कब किए थे? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बी रामास्वामी नायकर द्वारा। पेरियार केरल में स्थित है ना, वहीं से चला था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था पेरियार में। ये बी रामास्वामी नायकर के द्वारा यह चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुलाम जो गिरी पुस्तक है, इसके लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सर्वेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह स्थापना की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए, सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन गुरु राम सिंह कूका के द्वारा यह शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा दी जाती है, ये पूछा जाता है। गोपाल हर देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा दी जाती है, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। कब हुई? 1910 में। किसके द्वारा हुई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? पंडिता रमाबाई या पंडित रामाबाई सरस्वती। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने किया था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बधुआ मजदूरी से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राय पाटिल। जो बहुजन समाज के संस्थापक हैं वो मुकुंद राय पाटिल हैं। अगला देखिए, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे के नाम आपने सुना होगा, अगर पढ़ा होगा तो। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में डी.के. कर्वे जी का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। अगला देखिए, तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां इस पत्रिका के संपादक हैं। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, शिव प्रसाद सिंह को, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस स्थापना का विरोध करने वाले कौन व्यक्ति थे? शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद कहा जाता, और सर सैयद अहमद खां थे। अब
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे नवजात कन्या हत्या पर मतलब रोक लगाने के लिए, सुधार करने के लिए उस समय कौन गवर्नर जनरल था? जॉन शोर था। कब? 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। तो जॉन शोर था, नवजात कन्या हत्या पर रोक लगाई थी। और बाल हत्या निरोधक कानून लाया था ब्लेजली ने 1894 में। इसके द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। इम्पोर्टेंट है सती प्रथा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विलियम बेटिंग द्वारा 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में। और सम्मति आयु लैंसडाउन 1851 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों से विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के समय 1929 में। इस एक्ट के द्वारा न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड आइकलैंड 1837 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वो संपत्ति अपने पास रख सकती हैं। दास प्रथा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड एलनबरो 1843 में। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसी में ये चुने गए थे। हम अब आगे देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, क्या क्या कब गठन हुआ, किसके समय हुआ और कितने मतलब अधिवेशन हुए, कि कौन कितनी बार हुआ, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक और पार्ट में करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लास्ट में आ रहा हो सकता है, कुछ लोग ना देखें, इसलिए इसको हम अलग से पार्ट में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक कर